दोस्तों नमस्कार। आज हम लंपी स्किन डिजीजेज ऑफ कैटल यानी जानवरों में लंपी स्किन डिजीज के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इग्नेशिया के बाद चर्चा के बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट हुआ कि अभी यह लंपी स्किन डिजीज सारे मवेशियों में फैला हुआ है, तो इस बीच यदि इसके लिए कुछ समाधान हो तो उसको आप उसके बारे में बताएं। इसलिए आज इसकी चर्चा की जा रही है। फिर हम पिछले जो इग्नेशिया के बारे में चर्चा किया था उसको फिर पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो हम आज देखें लंपी स्किन डिजीज ऑफ कैटल यानी जानवरों में लंपी रोग। यह लेख खास करके चिकित्सकों और किसानों की जानकारी के लिए तथा उसकी समुचित चिकित्सा के लिए तैयार किया गया है, जिसमें रोग के लक्षण, उसके फैलाव, रखरखाव तथा चिकित्सा पहलुओं को सरल रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है। इस रोग के पैथोलॉजिकल लीजन्स, माइक्रोस्कोपिक टिश्यू स्ट्रक्चर्स, कोर्स ऑफ डिजीज, वायरोलॉजिकल जीनोमिकल स्ट्रक्चर, इन बातों पर विचार नहीं किया गया है। अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में देखें कि इसका इतिहास कैसा है, कैसे इसका विकास हुआ। तो यह सबसे पहले यह रोग 1929 में जाम्बिया में यह देखा गया था। यह जाम्बिया में एक महामारी के रूप में फैला। विभिन्न महादेशों से होता हुआ बांग्लादेश में इसकी सूचना पहली बार जुलाई 2019 में मिला। डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सर्विसेज को दी गई। भारत में जुलाई 2022 में गुजरात के 33 जिलों में से 14 जिलों में इसका प्रकोप फैला था। 25 जुलाई तक 37,000 से अधिक मामले और लगभग 1,000 मवेशियों की मौत की सूचना मिली थी। 1 अगस्त 2022 तक राजस्थान में 25,000 से अधिक मामले सामने आए, जिसमें 1,200 से अधिक मवेशियों की मृत्यु की पुष्टि की गई। 2022 में ही जुलाई महीने के आसपास वैशाली जिला और इसके आसपास में भी इसके फैलाव को पाया गया। वैशाली जिले के हाजीपुर ब्लॉक के चकियाड़ी गांव में और उसके आसपास अत्यधिक मवेशियों की मौतें हुई इस रोग से। हालांकि कितने मवेशी इस रोग के चपेट में आए और कितने मवेशियों की मौत हुई, इसके बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि बगल में यह गांव है, बहुत से मवेशी मारे गए, वहां पर बहुत से मवेशियों की मौतें हुई। अब लंपी का क्या अर्थ होता है? तो चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार लंपी का अर्थ होता है ये थुलथुला, फिर मोटा और ढेलो जैसा। तो ढेला से युक्त, इसका अर्थ लिखा है चैम्बर्स डिक्शनरी में। इटियोलॉजिकल, इसके कारक क्या क्या है इटियोलॉजी? तो पॉक्स विरिडी वायरस एक परिवार है, पॉक्स विरिडी वायरस का एक परिवार है, उसी का यह सदस्य है मिथलिंग वायरस। तो इसके जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, कॉजेटिव इटियोलॉजी का है, उसको इटियोलॉजी है मिथलिंग वायरस, यानी मिथलिंग वायरस के संक्रमण से यह रोग फैलता है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड है कि जब बुखार की शुरुआत होती है तो वह लगभग संक्रमण के 1 सप्ताह के बाद, यानी जब संक्रमण हो जाएगा इस वायरस से, मिथलिंग वायरस से,
तो उसके 1 सप्ताह के बाद इसमें बुखार की शुरुआत के लक्षण देखे जाते हैं। अब वेक्टर, इसके वाहक कौन-कौन से हैं? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह रोग ट्रांसमिट करने में, फैलाने में किस-किस ये कौन-कौन से इसके एजेंट्स हैं? तो रक्त पोषक कीट जैसे मच्छर और मक्खी रोग फैलाने के लिए यांत्रिक कारक के रूप में कार्य करती है। हालांकि कोई खास वेक्टर की पहचान नहीं की गई है, आधिकारिक रूप से अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह मच्छर और मक्खियों द्वारा विशेषकर इसके फैलाव होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। दूसरा, वायरस के रक्त, नाक के स्राव यानी नेजल डिस्चार्ज, फिर आंख के स्राव लैक्रिमल डिस्चार्ज, बीज, सीमेन, लार, सैलिवा के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। प्रायोगिक रूप से संक्रमित मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज वायरस बुखार के 11वें दिन के बाद लार में, 22वें दिन बाद, जिस दिन से बुखार होगा उस दिन से 11वें दिन बाद लार में पाया जाता है। फिर 22वें दिन बाद बीज में इसकी उपस्थिति पाई गई इस वायरस का, और 33 दिनों के बाद त्वचा के नोड्यूल्स में इसे पाया गया। यह रोग संक्रमित दूध पीने वाले बछड़ों में भी फैल सकता है। अब सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या होंगे, हम कैसे जानेंगे कि यह लंपी वायरस ही रोग है, लंपी स्किन डिजीज है? तो त्वचा पर गांठें, खासकर श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करती है, जो ट्रैकिया तथा ओसोफेगस तक फैल सकती है। दूसरा, सूजन, ये शरीर में जेनिटल स्वेलिंग हो सकता है, यानी शरीर में सूजन हो सकता है, शरीर में सूजन विकसित हो जा सकता है। कुछ समय बाद मवेशियों में लंगड़ापन देखा जाता है, लंगड़ापन प्रदर्शित करने लगता है मवेशी। ये 8-10 दिन 15 दिन के बाद, संक्रमण के बाद इसमें लंगड़ापन प्रदर्शित करने लगता है मवेशी, और लंगड़ापन होते होते धीरे धीरे चारों पैर में लंगड़ापन फैल करके और वह फिर मवेशी गिर जाती है, बैठ जाती है। दुर्बलता, दूध के उत्पादन में कमी और गर्भपात की शिकायतें हो जाती है। बाद में बांझपन की भी शिकायत आ जाती है इस रोग के संक्रमण के बाद। फिर गांठ की उपस्थिति के साथ साथ आंख तथा नाक के म्यूकोप्यूरलेंट स्राव आने लगता है। नाक आंख से स्राव गिरने लगेगा, म्यूकोप्यूरलेंट यानी पीला पीला हल्का सा लेर के समान गाढ़ा यह पस निकलने लगेगा, डिस्चार्ज स्राव होने लगता है। इस अवस्था में लिम्फ नोड बढ़े हुए मिलते हैं शरीर के, जो खास करके गला और पीछे या पैर के पास या पीठ पर यह लिम्फ नोड्स बहुत पाए जाते हैं, जो लिम्फ नोड्स बढ़े हुए मिलते हैं। मिसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, ये सारे लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं इसके संक्रमण के बाद। इसके अतिरिक्त शरीर के सभी ओरिफिसेस जैसे नाक, आंख, मुंह, मलाशय, थन और जननांग में श्लेष्मा झिल्ली पर भी गांठें देखी जाती है। कुछ समय बाद गांठें अल्सर में बदलने लगता है, वह गांठ फूट जाता है और वह अल्सर का रूप ले लेता है, घाव का रूप ले लेता है। उसमें पीब आ जाते हैं, दर्द होने लगता है, पीब आ जाता है, उससे खून बहने लगता है। तो इस तरह से वह अल्सर में बदल जाता है, और वह अल्सर घाव, जो गांठें होती है, वह जब फूटता है तो 2-3 गांठें फूटकर जब अल्सर बनेगा तो वह सारे फैल करके एक होकर के सट जाता है और बड़ा बड़ा अल्सर हो जाता है, जिससे वायरस के संचरण में सहायता मिलती है। इससे वायरस का संचरण और अधिक होने लगता है।
रोग के सही निदान नहीं होने पर मृत्यु हो जाती है। अब रोग के लक्षण आप जान गए कि इस रोग के लक्षण में सबसे पहले हम लोग पाए कि शरीर में बुखार हो जाएगा। बुखार तेज बुखार भी हो सकती है, बुखार हल्का भी होगा। बुखार के कुछ दिनों के बाद शरीर पर गांठें निकलने लगती है। वो गांठें कड़ा ढेला के समान होता है, छूने से कड़ा हार्ड होता है और ढेला के समान यह लगता है और यह गांठ धीरे धीरे फैलता जाता है। और यह गांठ आप देख रहे होंगे फोटो में वहां पर लगा हुआ है कि फोटो में आप देखिएगा तो गांठें बड़ी बड़ी और काफी सघन और उसकी मात्राएं बहुत हो जाती है। सारे शरीर में बल्कि कहें कि गांठें निकल जाती है। हर जगह पर गांठें धीरे धीरे निकलने लगती है। इस गांठ में कोई कोई गांठ में दर्द भी होता है, किसी गांठ में दर्द नहीं होता है। लेकिन जब वह घाव बनने लगता है, अल्सर बनने लगता है, ऐसी स्थिति में किसी किसी जगह या किसी किसी घाव में किसी किसी गांठ में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहां दर्द होने लगता है। फिर वह अल्सर रूप में बदल जाएगा, फूट जाता है और उससे पीप और खून का स्राव, पानी उसे निकलने लगता है। धीरे धीरे वह घाव सही यदि उपचार नहीं हुआ तो घाव धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है और वह और कभी कभी, हाँ एक बात छूट गई, कभी कभी उस घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े भी पड़ जाएंगे उस घाव में। तो इस तरह से ये लंपी डिजीज वायरस के, स्किन डिजीज के ये लक्षण हुए, लंपी त्वचा रोग के ये लक्षण हुआ। कभी कभी इसके जो हर्पिस वायरस 2 के, ये बोवाइन हार्पी वायरस 2 का भी इन्फेक्शन जब होता है मवेशियों को तो इसी तरह की गांठें देखी जाती है। लेकिन उस गांठ में और इसके गांठ में अंतर होता है। चूंकि बोवाइन हार्पिस वायरस 2 की जो इससे मिलता जुलता है तो इसकी जो संक्रमण होती है, इसका जो संक्रमण होगा, इससे जुड़े घाव सतही होते हैं, सुपरफिशियल होगा। डीप फासा में इसके घाव नहीं जाते हैं। जब डीप फासा में जाएगा तो वह लंपी वायरस का होगा। लेकिन ये बोवाइन हर्पिस वायरस 2 के जो लीजन्स होते हैं वह सुपरफिशियल होगा, ऊपरी में यानी सुपरफिशियल स्किन पर होगा। डीप फासा में इसका घाव नहीं जाता है, डीप फासा में लीजन्स इसके नहीं होते हैं। तो एक यह अंतर हुआ कि सुपरफिशियल फासा में ये बोवाइन हार्पिस वायरस 2 के लीजन्स होते हैं, जबकि लंपी वायरस के डीप फासा में इसके लीजन्स होते हैं। दूसरी बात कि इसका जो कोर्स होता है वह छोटा होगा। बोवाइन हार्पिस वायरस का जो कोर्स होगा इसके लीजन का वह छोटा होगा, जबकि लंपी वायरस का जो इन्फेक्शन होगा उसके कोर्स लंबे होते हैं। तो आपने इस तरह से देखा। लेकिन यह एक मोटा मोटी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इससे हम अंतर कर सकते हैं, यह डिफरेंशियल डायग्नोसिस मोटा मोटी है। हम इस सिम्टम के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि यह बोवाइन यानी बोवाइन हार्पिस वायरस 2 का इन्फेक्शन लीजन्स है, इन्फेक्शन है या लंपी का इन्फेक्शन है। लेकिन बोवाइन 2 का कम पाया जाता है, अभी लंपी का बहुत अधिक प्रसार हो चुका है। तो इस तरह से हम हम देख रहे हैं ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस। लेकिन इसके वास्तविक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस की सहायता कर लेनी होगी और खास करके इसके लिए माइक्रोस्कोपिक, इसके सेल का माइक्रोस्कोपिक, ये नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, चूंकि वायरस है, बैक्टीरिया तक हम माइक्रोस्कोप से उसका डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन वायरस के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसकी जांच की जाएगी तभी इसके निश्चित डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बताया जा सकता है कि कौन सा यह डिजीज है। तो इस तरह से अभी हम आपके
इस लंपी डिजीज के बारे में, उसके इतिहास, सिम्पटम्स के बारे में हम आपको बताए। अब इसके बाद इस रोग के ट्रीटमेंट की बात होगी। अब हम लोग बात कर अब हम अगले एपिसोड में फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, चूँकि समय भी हो गया। और दूसरी बात कि आप लोग भी थोड़ा अब देखें कि जो हमने सिम्पटम्स बताए हैं आपको, लक्षण जो रोग का बताया, उस लक्षण के आधार पर थोड़ा-सा आप लोग भी प्रैक्टिस करें कि उसको हम किस तरह से रूब्रिक्स में हम उसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे बाँटेंगे, हम रूब्रिक्स इस सिम्पटम्स से रूब्रिक्स कैसे बनाते हैं। फिर हम अगले में एपिसोड में आपके समक्ष इसके रूब्रिक्स और उसके अनुसार उसके निदान, चिकित्सा और फिर केस हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएँगे, और किस तरह से हम, यह 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि मोर देन 90% से ज़्यादा काबू इस पर पाया जा सकता है होम्योपैथी के माध्यम से। यह हमारे होम्योपैथी की विशेषता है कि हम इस पर निश्चित रूप से मोर देन 90% हम केस पर काबू पा सकते हैं। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक इजाज़त दें। धन्यवाद।